नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी, झांसी में माफिया अतीक अहमद का शूटर बेटा असद एनकाउंटर में ढेर, साथ ही शूटर गुलाम मोहम्मद भी मारा गया। यूपी एसटीएफ ने बताया पहले जिंदा पकड़ने की हुई थी कोशिश। एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की यूपी एसटीएफ की तारीफ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राज्य में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। दोनों आरोपियों को आज प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में किया गया था पेश। कोर्ट परिसर में वकीलों ने अतीक अशरम के खिलाफ लगाए नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान। नवनियुक्त कर्मियों को भी किया संबोधित। कहा, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए है प्रतिबद्ध। महागठबंधन की अगुवाई, विपक्षी दलों की एकजुटता पर भाजपा का हमला। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, लोकतंत्र बचाना इनका बहाना है, इन्हें अपने अपने भ्रष्टाचार तंत्र को बचाना है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बताया भारतीय राजनीति का नटवरलाल। कहा, अन्ना हजारे को अपना गुरु मानने वाले आज लालू, राहुल और तेजस्वी के अनुयायी बने गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि। पिछले 24 घंटों में 10,158 नए मामले हुए दर्ज। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 44,000 से ज्यादा। वहीं रिकवरी रेट 98.71% दर्ज। और आईपीएल में गत विजेता गुजरात टाइटंस का पंजाब किंग्स से होगा सामना। अपने पिछले मैच में हारने वाली दोनों टीमें जीत की लय में वापस आने के उद्देश्य से उतरेंगी मैदान पर। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। असद के साथ उसका साथी गुलाम भी एनकाउंटर में मारा गया। दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांछित थे और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। इस दौरान पुलिस ने अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए हैं। झांसी में असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद उसके शव को झांसी अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि असद और गुलाम को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायर किया। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से फायरिंग के बाद उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि 40 राउंड की फायरिंग के बाद दोनों ढेर हुए। और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके
इनके साथ जो इनकाउंटर हुआ उसमें ये दोनों मारे गए। दोनों अच्छे, बहुत ही मैंने जैसा बताया कि फॉरेन मेड वेपन्स हैं। 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। और वहीं एनकाउंटर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। साथ ही यूपी एसटीएफ के साथ ही डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम की तारीफ की। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने मुठभेड़ की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस पूरे मामले पर सीएम के सामने रिपोर्ट रखी गई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर किए जाने पर यूपी पुलिस को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और असद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की मां और पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ हुआ है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर जो भी उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय से पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि हमें आज 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में एक सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो दोनों तरफ से गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करने वाले 2 लोग घायल हुए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पहचान असद अहमद और गुलाम के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। हमारी टीम में जो लोग शामिल रहे हैं, उस टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार तथा डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया है। और वहीं उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, बुलडॉग आदि बरामद हुए हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए विशेष एसटीएफ की टीम को नियुक्त किया गया था। एक सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको अपराधीकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। और वहीं उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दोनों नैनी जेल में बंद रहेंगे। उधर कोर्ट से बाहर निकलते ही वकीलों ने अतीक पर जूता फेंक कर मारा। पेशी के दौरान जब अतीक को असद के एनकाउंटर की खबर मिली तो कोर्ट में ही फूट फूट कर अतीक रोने लगा। अतीक वही जमीन पर बैठ गया और कुछ देर बाद उसने पीने के लिए पानी मांगा। वहीं कोर्ट परिसर में अतीक अहमद मुर्दाबाद, उमेश पाल अमर रहे के नारे लगे। साथ ही योगी मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। वकीलों के गुस्से को देखते हुए अतीक और अशरफ को आरएएफ की सुरक्षा के बीच सुरक्षित निकाला गया।
पुलिस दोनों को ही एक ही प्रिजन वैन में बैठाकर नैनी सेंट्रल जेल ले गई। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने आज मुंबई के मलाड में प्रसार भारती का दौरा किया। डीडी न्यूज से बात करते हुए अपूर्व चंद्र ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य प्रसार भारती भूमि के उपयोग का निरीक्षण करना है। देखिए, आज एक तो जो है हमारी आविया की ये कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर जो है जो कि एशियन वीडियो इंडस्ट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर जो है काफ़ी विदेश के लोग भी थे और जो यहाँ पर जो है ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, इस तरह की कंपनी थी। तो वहाँ पर हमने ये बताया कि हमने भारत में किस तरह के जो है सुधारणा करी है और किस तरह से हम जो है अपने आज जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर जो है आते हैं और प्रोग्राम बनाने के लिए। कि दूसरी हमारी मीटिंग मोशन पिक्चर एसोसिएशन के लिए थी, जिसमें जो है बड़े बड़े स्टूडियो थे, सोनी, टाइम वार्नर और इस तरह के डिज्नी, ये सारे स्टूडियो, नेटफ्लिक्स, ये सारे थे। तो उसमें ये था कि हमने इंसेंटिव किस तरह के दे रहे हैं, राज्य किस तरह की इंसेंटिव दे रहे हैं, फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस अब किस तरह से बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग आके यहाँ पर किस तरह से इंसेंटिव का लाभ लेके शूटिंग कर सकते हैं। तीसरा हमारा फिल्म सिटी के अंदर विजिट था, वो कहा कि वहाँ फिल्म सिटी में किस तरह से लोग शूटिंग कर रहे हैं और क्या हो रहा है और वहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। और चौथा, मैं यहाँ पर आज बालाट में आया हूँ कि यहाँ पर ये देखने की यहाँ ऑल इंडिया रेडियो की काफ़ी बड़ी ज़मीन है, तो किस तरह से उसका उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को भी संबोधित करेंगे और देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर होगी। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेला के पहले चरण की शुरुआत की थी। 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। और वहीं पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड के बाद पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही है, उसके बावजूद भी दुनिया भारत को एक चमकते सितारे के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक
रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर खुल गए हैं जो 10 साल पहले युवाओं के सामने उपलब्ध ही नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा स्टार्टअप को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। पीएम ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप ने 40 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब क्रिएट की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करने वाला अभियान है। आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही तैयार हो रही है। बीते 8-9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए और सुरक्षित LHB कोचेज बनाए गए हैं। इनके निर्माण में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान रोजगार के करोड़ों अवसर पैदा करने वाला अभियान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक निर्मित हो रही हैं। हमारी सेनाओं ने 300 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और हथियारों की लिस्ट तैयार की है जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे, भारतीय इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। भारत 15,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों में निर्यात कर रहा है। इससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार हुए हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रोजगार मेले के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जो 10 लाख नौकरियों का वादा किया था उसे रोजगार मेले के जरिए पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन नौकरियों के लाभार्थी देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में काम करेंगे। आपने कुछ समय पहले देशवासियों से ये वादा किया था कि आप 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे और उसी वादे को निभाते हुए रोजगार मेला का ये सिलसिला प्रारंभ हुआ। इनके लाभार्थी देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। ये नियुक्तियां भिन्न भिन्न पदों पर भिन्न भिन्न स्तर पर की जा रही हैं और ये नियुक्तियां भिन्न भिन्न मंत्रालयों एवं भिन्न भिन्न विभागों में की जा रही है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हायर एजुकेशन, डिफेंस इत्यादि। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में रोजगार मेले के चौथे पर्व में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी ने 71,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि से कई तरह के नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। सर, आज रोजगार मेला प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की। रेलवे के भी तकरीबन 70% जो है नौकरियां इसमें, कितना बड़ा इसे आप अचीवमेंट मानते हैं सरकार की, जिस तरीके से लगातार युवाओं के लिए काम किया जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सेवा के कार्यकाल की शुरुआत से सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रोजगार को दी है।
आप देखिए 2014 के बाद में एक के बाद एक कार्यक्रम जितने भी हुए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सारे के सारे मुद्रा योजना, ये सारे के सारे कार्यक्रमों से कई हजारों लाखों रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। आज रोजगार मेला यानी केंद्र सरकार में नियुक्ति का चौथा पर्व था। आज 71,000 रोजगार देश भर में दिए गए हैं और रेलवे का इसमें बड़ा 70% के आसपास रेलवे से है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को एक नई दिशा दी है, एक नया डायरेक्शन दिया, एक नया डायमेंशन दिया और रेलवे को आधुनिक बना के साथ ही साथ इसमें नए नए टेक्नोलॉजिकल जैसे वंदे भारत, स्टेशंस बनाना, कवच, ऐसे कई नए आयाम प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में जोड़े हैं। क्या लगता है सर आपको, रेलवे को जिस तरीके से प्रगति की ओर चल रहा है, इससे जो रोजगार है वो और भी जनरेशन इसका होगा? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने से कई तरह के नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जैसे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसमें काम में आने वाली हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रोजगार जुड़ा रहता है। तो इस तरह से स्टेशन बनता है, मान लो स्टेशन बनता है तो उसमें कई तरह के काम करने के लिए लोग उसमें लगते हैं, इंजीनियर लगते हैं, टेक्नीशियन लगते हैं, पेंटर लगता है, वेल्डर लगता है, सभी लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। आप अगर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का देखें, अगर केवल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का देखें जो कि प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर्ड होते हैं, 2022 में 1,50,00,000 से अधिक रोजगार के अवसर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में पैदा हुए हैं। ये इसी तरह की पॉलिसीज का परिणाम है जिसमें मेक इन इंडिया के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के कारण, नए टेक्नोलॉजी के कारण, मैन्युफैक्चरिंग के कारण नए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। जिस तरीके से 10 लाख का टारगेट है रोजगार देने का, क्या लगता है कब तक ये अचीव कर लिया? बिल्कुल समय पे पूरा होगा, सभी के सभी पूरी तरह से प्रयासरत हैं। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, जयपुर। और वहीं रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। मेरा एनवीएस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे हुआ है सिलेक्शन, और सर खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे बड़ी बात तो इस रोजगार मेले का फायदा ये हुआ है कि मतलब 1 साल के अंदर सारी प्रोसेस पूरी हो गई और इतनी जल्दी हमको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इस चीज की सबसे बड़ी खुशी है हमको। सर उन्होंने जो हमारे इतने पारदर्शिता से काम किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। हमारा सीआरपीएफ में सिपाही जीडी पद पर सिलेक्शन हुआ है। हमने प्रधानमंत्री जी को सुना, प्रधानमंत्री जी हमारे युवाओं के लिए काफी रोजगार के आयाम स्थापित कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह से प्रधानमंत्री जी युवाओं को रोजगार दें, आगे मौका दें। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे को रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नियुक्ति मिल रही है। इसके लिए मेरे को बहुत अपार खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के राज में युवाओं को नौकरी मिल रही है, बेरोजगारों को भटकना नहीं पड़ रहा है। तो मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरा चयन उसमें असिस्टेंट पॉइंट्समैन पे हुआ है। मैं पीएम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इस रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र लेकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में मैं एलडीसी पद पर नियुक्त हुआ हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी और ये माहौल देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी जी का जो प्रयास है वो निरंतर चलता रहे, भगवान की यही आशा करते हैं हम भगवान से। मेरा जो रेलवे है उसमें असिस्टेंट ब्रिज जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है उसमें सिलेक्शन हुआ है। मुझे सिलेक्शन मिलने पर बहुत खुशी हो रही है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना अवसर दिया है। मेरे को रेलवे में असिस्टेंट वर्क्स की पोस्ट मिली है। सरकारी नौकरी मिलने की काफी खुशी है और नरेंद्र मोदी जी के भाषण में सबसे अच्छी बात यह लगी कि आपके मन में जो विद्यार्थीपन है लगातार सीखते रहने का, वो हमेशा बना रहना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं। इससे क्या है कि युवाओं को रोजगार मिलने से क्या होगा, जो मिडिल क्लास में मिली हो, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी आगे बढ़ने का काफी अच्छा मौका मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम जाएंगे और 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान का शुभारंभ करेंगे। वे असम उन्नत स्वास्थ्य देखभाल नवाचार संस्थान की आधारशिला रखेंगे और 3 मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शिवसागर के रंग घर के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ करेंगे और 5 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह से संबंधित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले पुल की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मेगा
बिहू नृत्य देखेंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वोत्तर के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अस्पताल पूरे पूर्वोत्तर के लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बारे में डीडी न्यूज ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। कॉलेज भी है तो इसकी मतलब एम्स में एक्सपोजर अच्छा मिलता है नर्सिंग के लिए, मतलब हर पढ़ाई के लिए हॉस्पिटल में भी जब काम करना होगा और पढ़ाई के उसमें भी, तो फिर यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नर्सिंग स्टूडेंट्स को, तो इसके उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्पेशली जो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे काम करवाया है और यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज एम्स गुवाहाटी खुलवाया है, उसके लिए उनको थैंक यू। जैसे साल दर साल नीट जो कि हमारी एंट्रेंस परीक्षा होती है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, उसमें कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। कभी कभार जो बच्चे मेहनत करने के बावजूद नहीं आ पाते मेडिकल कॉलेज में, इनके लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने एक नए अवसर के तरह पेश होते हैं, क्योंकि जैसे एम्स ही खुला है तो अब हर साल यहाँ 100 बच्चे की सीट बढ़ गए, तो कंपटीशन जैसे बढ़ती आबादी के साथ कम भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन भी मिल सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। We'll be right back.